नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुष्पांजलि अर्पित की है। आपको दिखाते हैं सीधे वो तस्वीरें राजधानी लखनऊ से। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर भी इस वक्त वहां पर मौजूद थे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी साथ में मौजूद थे, सीएम योगी के, और तमाम जो महानुभाव थे वहां पर मंत्रीगण जो थे वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर। आपको बता दें कि लगातार जो मौसम है वो सुहाना बना हुआ है। कल बहुत धूप थी लेकिन आज जो यहाँ पर राजधानी का मौसम है वो बेहद सुहाना बना हुआ है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चलकर बारिश भी हो सकती है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अगर आपको बता दें, हमारे पास जो सबसे बड़ी खबर है वो डलमऊ थाना क्षेत्र से है। जिस तरीके से एक मामला जो है सामने आया है डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहां गंगा घाट पे, वीआईपी गंगा घाट पे एक डेड बॉडी जो है देखने को मिली है। और उस पर जब डेड बॉडी मिली तो वहां पे जो है हड़कंप मचा है और पूरा आला प्रशासन वहां पे मौजूद रहा है और पुलिस ने उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन अभी तक उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन मैं इस खबर को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि बीते 4 दिन पहले संडे को अमेठी से कुछ लोग जो है अस्थि विसर्जन करने आते हैं डलमऊ गंगा घाट पे, और उसमें से 4 लोग जो है गहरे पानी में जाने की वजह से डूब जाते हैं और 3 की ऑन द स्पॉट उसमें से मौत हो जाती है और वो अस्थि विसर्जन करने आए हुए होते हैं गंगा घाट पे। लेकिन उस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत जो है 2 घंटे के अंदर मामले का संज्ञान लिया और रायबरेली के आला प्रशासन, डीएम, एसपी और जितने भी और प्रशासनिक एडीएम प्रशासन, एडीएमएफआर, सबको दिशा निर्देश जारी हुए और मौके पर अधिकारी पहुंचे और पहुंचने के साथ साथ वहां पे डेड बॉडियों को कब्जे में लिया गया और उनके राहत बचाव कार्य शीघ्र चलाया गया। और उसमें सीधे सीधे एक्स पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि जितने भी अधिकारी हैं वो जाएं और उसको जल्दी से जल्दी वहां पे जितने जल्दी हो सके इसमें जो है राहत बचाव कार्य की और की जाए। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले प्रशासन की तरफ से इसमें फंड भी जारी करवाया जो 3 लोग और ये उस संडे की, बीते संडे की सबसे बड़ी ब्रेकिंग रही है पूरे उत्तर प्रदेश की। तो जिस तरीके से ये जो है हालात बने हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं, जो मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि जिस तरीके से कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से ये दूसरी डेड बॉडी आज वहां पे तैरती हुई मिली है गंगा जी में, और इस तरीके की कहीं ना कहीं 4 दिन पहले ये घटना हुई, तो ये दर्शाता है कि शायद ये जो प्रशासनिक अमला है या जो वहां के वीआईपी घाट पे जिस तरीके डेड बॉडी मिली, अभी भी निगरानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतने सख्त निर्देश के बाद भी उस तरीके की निगरानियां गंगा घाट पे या जिस तरीके की निगरानियां होनी चाहिए वो नहीं हो रही। कहीं ना कहीं अब ये डेड बॉडी क्यों मिली है ये जांच का विषय, लेकिन जिस तरीके से डेड बॉडी मिली ये कहीं ना कहीं रायबरेली जिला प्रशासन के ऊपर एक सवाल उठाता है कि जहां पे 4 दिन पहले 3 लोग मर गए डूब के, वहीं पे ये जो है सवाल आपके लिए बड़ा सवाल है। जी अकड़। और बिल्कुल इंद्रवीर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े होंगे कि आज घाटों पर जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं थे। शायद यही कारण है कि वहां पर जो 4 लोग गए थे उसमें 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई। फिलहाल क्या ये माना जाए कि रायबरेली प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है या इस तरीके से घाट पर कोई जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुस्तैद नहीं है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती? क्या इससे पहले भी कोई वहां पर घटना घटित हुई है? सॉरी अखंड, अगेन रिपीट करेंगे? इंद्रवीर, कह रहे हैं कि लगातार अगर ऐसी खबर आई है वहां पर तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो वहां पर सुरक्षा को लेकर के सवाल है, जो इंतजाम को लेकर के सवाल है, क्या वहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं थे? क्या इसकी वजह से ये घटना घटित हुई है वहां पर? बिल्कुल अखंड, देखिए अभी तक किसी आला अधिकारी की कोई जो आज सो मिला इस पे भी कोई किसी तरीके की आधिकारिक बाइट नहीं आई है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता जरूर है कि लापरवाही जो है बरती जा रही है। लापरवाही बरती नहीं जा रही होती तो अगर कहीं से डेड बॉडी आई, हो सकता है ये डेड बॉडी कहीं और से भी आई हो, इसकी शिनाख्त नहीं हुई है हम। लेकिन जो अगर डेड बॉडी कहीं बाहर से आ रही है तो उस जिले में भी इसका मतलब कि निगरानी नहीं की जा रही है।
डेड बॉडी ऐसे अपने आप आएगी नहीं, या तो किसी ने मार के फेंका या सामने वाला नहाने गया, वो फिर इस गर्मी के मौसम में वो उसकी डेड वो चला गया गहरे पानी में। ओवरऑल अगर बॉडी मिली रायबरेली जिले के प्रशासनिक को तो कहीं ना कहीं उनकी शिनाख्त होगी, तब इस पर एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन इससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस तरीके का मॉनिटर या मोनिट नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। और जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें इन्वॉल्व है या खुद इन घटनाओं पे वो डायरेक्ट खुद से जो है मॉनिटर करते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नीचे अधिकारी हैं, जो नीचे तबके के अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर और जो और चीजें उन पे जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता नजर आ रहा है रायबरेली जिले के प्रशासनिक अमले में। जी बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए सीएम योगी तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रभावशाली वहां पर जो अधिकारी हैं वो बेहतर प्रयत्न करें, अच्छे से काम करो, इसीलिए दिशा निर्देश देते भी रहते हैं। एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो भी महत्वपूर्ण आदेश होते हैं वो देते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पलीता लगाने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो निचले स्तर के हो, चाहे वो पहले क्रम के पहले पायदान के जो अधिकारी हो, वो उनकी बात की जाए, ये लोग कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर घाटों पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं है तो इसके लिए बहुत बड़ी लापरवाही तो आप ही की मानी जाएगी ना। अगर आपके पास वहां सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं है, कोई आता है और वहां पर उसकी डूबने से परिवार के अगर एक साथ एक आदमी का होता तो समझ में आता, अगर एक साथ वहां पर 3 या 4 लोग चले गए तो उसके लिए जिम्मेदारी तो बनती किसी की। लेकिन इस तरीके से लापरवाही अगर आप करेंगे और किसी का परिवार कोई किसी का सदस्य खो जाता है तो बहुत बड़ा उसके ऊपर आफत आती है। वो भी एक नहीं, एक आदमी का अस्थि विसर्जन करने आए थे और 4 लोग ही जो धारा प्रवाह थी उसमें बह गए, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के। इंद्रवीर, अधिकारी तो पूछेगा कि आखिरकार क्या जिम्मेदार लोगों के ऊपर या वहां पर अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, क्या कोई दोषी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे से जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे, आज हम उसी दुकान के पास खड़े आशीष ज्वेलर्स की, जो एक हरदोई जिले में एक प्रतिष्ठित दुकान है जहाँ पर करोड़ों का बिजनेस होता है। अभी आशीष ज्वेलर्स के मालिक ने अपने ही एम्प्लॉय पर एक आरोप लगाया, चोरी का इल्जाम लगाया है। उस चोरी के इल्जाम को लेकर 20 किलो सोना और को लेकर चोरी का इल्जाम लगाया था, लेकिन कल इसी का खुलासा किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक नितिन मिश्रा ने खुलासा के बताया कि 965 ग्राम सोना बरामद किया गया है और 36 लाख रुपए समथिंग बरामद किए गए हैं। उसके बावजूद में अभी एक सामने मामला और आ रहा है। एक अरविंद गुप्ता नाम के व्यक्ति ने फांसी लगाई थी, जिसका नाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था चोरी को लेकर, जो कि इनकी दुकान पर काम नहीं करता था। आज उसी को लेकर हम इनकी दुकान पर आए थे, जबकि शिवम कपूर अपनी दुकान पर अभी नहीं आए हैं। मेरी भी फोन से बात हुई तो उन्होंने मीडिया के सामने आने से उन्होंने इनकार कर दिया है। कहीं ना कहीं पर शिवम को मीडिया के सामने आकर सही बताना चाहिए था कि अरविंद गुप्ता आपके साथ एम्प्लॉय था या नहीं था। आखिर उन्होंने वहां पर आत्महत्या क्यों की। जी अखंड जी। आदर्श, एक सवाल है, ये जानना चाहेंगे कि क्या अरविंद मतलब जो जिस युवक ने आत्महत्या की है, क्या उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, और अगर लगाया गया तो किसके द्वारा लगाया गया था? अखंड जी, मैं बताना चाहूंगा, उसको चोरी का इल्जाम आशीष ज्वेलर्स की ओर से नहीं लगाया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर खबर जो वायरल हुई थी उसमें जो ये दिखाया गया था कि अरविंद गुप्ता और बाकू, ये 2 लड़के थे जो कि अतुल ज्वेलर्स की दुकान पर काम करते थे। और ये भी कहीं ना कहीं शामिल थे। जब अरविंद गुप्ता उनको जानकारी, इन दोनों ने आत्महत्या का प्रयास किया। एक की रस्सी टूट गई, उनको बचा लिया गया है, जिसका इलाज जिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, और दूसरे की आत्महत्या हो गई, जिसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है 7 साल का है, दूसरा 10 साल का है। और उसकी इनकी बीवी की जो एक्सीडेंट में मौत होती है 2 साल पहले, वो अपने घर का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन इसी की जानकारी को लेकर आज हम जो आशीष ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने आने से पन्ना जो है झाड़ दिया। आखिर कहीं ना कहीं पर उनको मीडिया के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की, आखिर वो आपका एम्प्लॉय था या नहीं था। ये एक रहस्य छुपा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने 21 किलो सोना क्वांटिटी बताई है, उसमें से 965 ग्राम सोना बरामद किया गया है और 36 लाख कैश बरामद किए गए। अभी 20 किलो सोना कहाँ गया है उसकी भी अभी जांच चल रही है। और जो कप्तान यादव ने, उन्होंने दिल्ली सीबीआई को भी इन्फॉर्म किया है, जीएसटी को किया, जो यहाँ इस दुकान की जांच करेगी। देखिए, सोना है वो तो मिल गया, कुछ उसमें मिला, कुछ और मिलेगा, आगे जांच पड़ताल जैसे जैसे बढ़ेगी वो मिलेगा। आरोपी भी पकड़े गए तभी सोना मिला है। लेकिन सवाल ये है कि जिस सोशल मीडिया ट्रायल की वजह से जिस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, क्या उसको वापस लाया जा सकता है? किसी की भी गलती हो, किसी ने अगर चोरी का इल्जाम लगाया हो या ना लगाया हो, लेकिन सोशल मीडिया ट्रायल की वजह से एक अपने आप को अपमानित महसूस करने हुए इतना बड़ा कदम उस युवक ने उठा लिया है, जिसके जो अपने पीछे बच्चों को छोड़ गया है। उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है, जैसा मुझे जानकारी है।
उसके बाद वो अपने पीछे बच्चों को छोटे छोटे छोड़ गया है, उसकी कौन जिम्मेदारी, कौन संभालेगा उनको? क्या कोई व्यक्ति हाँ, जिस लेकिन तरीके से अपमानित अपने आप को महसूस कर रहा है और अपमानित महसूस करने के बाद उसने आत्महत्या कर ली, आखिरकार क्या उस परिवार वालों को इंसाफ मिल पाएगा जिसने आत्महत्या कर ली? क्या यही तरीका रह गया है कि सोशल मीडिया ट्रायल पर आप किसी को भी जो मन में आएगा जो बोलेंगे? क्या अपमानित करने का ठेका ले रखा है क्या लोगों ने, कुछ लोगों ने? आज उस घर को आज आशा सोना जी, मिल जाएगा, आपके दुकान से चोरी हुआ सामान मिल जाएगा, लेकिन जो युवक इस धरती को छोड़ करके चला गया, क्या उसको वापस ला पाओगे? उन बच्चों को अपने पिता से मिला पाओगे जिसने अपमानित होकर के इस तरीके कदम उठाया? कौन है जिम्मेदार? क्या उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने उसको मजबूर किया इस तरीके का स्टेप उठाने के लिए? अगर आप कहते हैं कि तो कौन वो लोग हैं? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? क्या पुलिस ने किसी ऊपर आदर्श कोई मुकदमा दर्ज किया है किसी के ऊपर इस तरीके का? अगर उसने कदम उठाया तो कुछ तो लोग होंगे जो जिम्मेदार होंगे। जी आशा जी, जो फेसबुक पे पत्रकार है जिन्होंने इनका नाम चलाया है, उनका 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनकी जांच भी चल रही है। जो वो सब जांच के दायरे में आते हैं जिन्होंने ये फर्जी नाम चलाए हैं। जी अखंड, और कहीं ना कहीं जो फेसबुक और अतीत ज्वेलर्स के यूट्यूब मालिक है आपको उनको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए मिला है क्या? कि सोशल मीडिया आप ये अपने मन से किसी को भी इस तरीके से किसी की परिवार की छवि जो मन में आएगा क्या वही चलाते रहेंगे? क्या लोकतंत्र में हमें इसलिए जगह मिली हुई है कि जो मन में आएगा अनाप शनाप बिना किसी पुख्ता जानकारी के कुछ भी आएगा हम चला देंगे? अगर इस तरीके के लोग, अगर आज जो व्यक्ति चला गया है, क्या कोई बता पाएगा? क्या फेसबुक और यूट्यूबर है कोई भी हो, क्या उसको वापस ला पाएंगे आज? आप अपने अपने एजेंडे के तहत जो कुछ काम करते हैं, जो लोग जो एजेंडा चलाते हैं, जिनको एथिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं कि एथिक्स क्या होता है, उस एथिक्स के बगैर वो लोग अपने मन से अपना एजेंडा चलाने के लिए आज एक व्यक्ति की जान ले ली। आज सोशल मीडिया ट्रायल की वजह से एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। इन लोगों के खिलाफ क्या आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा? तो क्या इनको कोई सजा मिलेगी? क्या पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक आदर्श? जी अभी अखंड अखंड जी मुझे पुलिस ने अभी तक लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर यहाँ की जो बासिंदे हैं अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया की गलती दे रहे हैं। लेकिन उन फेसबुक पत्रकारों को भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो इस तरीके से कर रहे हैं, जिन्होंने एक परिवार को उजाड़ दिया है। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, अगर एक डॉक्टर हमारे साथ अमनीश जुड़े हुए हैं, डॉक्टर थी कानपुर की जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया और 2 इंजीनियरों की जान चली गई उसमें। अगर वो डॉक्टर दोषी है, वो सलाखों के पीछे जा सकता है, तो तमाम वैसे लोग जो जिनके दुष्प्रचार की वजह से एक युवक ने आत्महत्या कर ली, उनके परिवार वाले किस हाल में होंगे कोई पता है? उनके बच्चों की स्थिति क्या होगी? कम से कम उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जीवन भर याद रखे कि कम से कम ऐसी कोई हरकत दोबारा कोई ना कर सके। क्योंकि आजकल की डेट में सोशल मीडिया ट्रायल बना हुआ है, जिसका जो मन में आता है वो कुछ भी चला दे, किसी को भी अपमानित कर दे, जिस जो मन में आएगा किसी को भी कुछ बोल दो। बिना जांचे परखे कैसे चला सकते हैं आप किसी के बारे में कोई खबर? पुलिस का काम है ना किसी को तय करना कि कौन चोर है कौन अपराधी है। कि आप अपने मन से तय कर दोगे कि ये चोर है या अपराधी है? ऐसे तमाम मामले आते हैं जो लोग इस तरीके के जिनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं और वो आत्महत्या करते हैं क्योंकि समाज में उनकी छवि होती है। क्या उनके परिवार वालों को वापस ला पाओगे आप? आदर्श जरूर बात कीजिएगा अधिकारियों से, और ज्यादा से ज्यादा ये अधिकारियों को या वो जो पुलिस महकमे के जो हैं, जो लोग जिम्मेदार जिनकी वजह से आज इस युवक की जान गई है, कम से कम उसको न्याय मिले, इसलिए कठोर कार्रवाई जरूर बनती है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने भी इस तरीके का कृत्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अमन जी, अतुल कपूर जो ज्वेलर्स है उनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती नजर आ रही है। उनको मीडिया के सामने आना चाहिए और खुल के बताना चाहिए आखिर वो मामला क्या है। एक परिवार की जान चली गई है और उनके बच्चे अनाथ हो गए, आखिर वजह क्या थी? शिवम कपूर जी को मैंने फोन लगाया लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने से आने से बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम अरे हरदोई के उनके बाहर परिवार हैं। का थोड़ी ना जबकि गया वो आदर्श, हरदोई में उनको क्या मौजूद दर्द होगा? उनके परिवार का सदस्य थोड़ी ना है। गया है, उनका तो सोना गया था, उनको सोना मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा, कानूनी कार्रवाई के बाद मिल जाएगा। लेकिन जो सोने से भी कीमती चीज है, जो व्यक्ति चला गया, उसके बारे में उनके दर्द उस परिवार के लोगों को पता होगा, उसके माँ बाप को पता होगा, उसके बच्चों को पता होगा। उनको क्या पता होगा? वो क्यों आएंगे मीडिया के सामने? अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा का सारा खेल रचते हैं और उसके बाद जब कोई चला जाता है तो उसके बाद ऐसे ही मीडिया से नजरें चुराते हैं। आदर्श अधिकारियों से बात कीजिएगा और पूछिएगा क्या कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? अवनीश, आवाज आ रही है आपको? अवनीश, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल अगर देखिए जिस तरीके से कानपुर में कल प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, जिसको लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं, उसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने कई सारे जो है कड़े निर्देश जो है यहाँ पर के अधिकारी हैं उनसे साफ तौर पर दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि
जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जितने भी एसपीजी के जवान या जो भी एनएक्सी या जो भी आईबी के जवान रहते हैं, उनके साथ में जो है कहीं न कहीं जो है सहयोग उनका किया जाए और पूरी तरीके से उनके हिसाब से ही जो है कार्यक्रम कहीं न कहीं चलना चाहिए। उसी के साथ-साथ जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं कानपुर में, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी साफ तौर पर उनका कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसको लेकर के कहीं न कहीं उसकी एक झलक दिखाने का कार्य जो है कहीं न कहीं कानपुर में किया जाना चाहिए और साथ ही साथ में कानपुर में जो कार्यक्रम स्थल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो तिरंगा यात्रा को लेकर के वहाँ पर कार्यक्रम स्थल में पहुंचे। कहीं न कहीं जो एक मनोबल है, जो सेना का मनोबल है, उससे कहीं न कहीं इसको वो मनोबल बढ़ सके और दूसरी बात जो जिस तरीके से यहाँ पर लगभग 47,000 करोड़ की जो है परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको लेकर के यहाँ पर जो तैयारियां हैं उनको पूरा कर लिया गया। वहीं जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार वो भी साफ सफाई में लगे हुए हैं। मूर्तियां जो सीएसए के मैदान में लगी हुई हैं, उनको उनको भी साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से लगभग जो तैयारियां हैं वो प्रधानमंत्री आगमन को लेकर के, वो जनप्रतिनिधि हो या जहाँ की जनता हो, लगातार जो है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कानपुर में तैयार है। अवनीश, 47,000 करोड़ की जो परियोजना है उसमें से कौन सी मुख्य परियोजना है जिसका कल उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो देश के प्रधानमंत्री उनके द्वारा किया जा सकता है? देखिए अखंड एक तो कानपुर मेट्रो जो जिसका दूसरा चरण मोती झील से लेकर के जो है घंटाघर तक होना था, एक वो परियोजना है। उसका जो है उद्घाटन करें, जो उसका जो शुरुआत करेंगे। इसी के साथ घाटमपुर के नवेली में पावर प्लांट है का यूनिट है, उसका जो है एक उद्घाटन करेंगे। उसी के साथ साथ जो है पनकी में पनकी और के बुंदेलशहर के खुर्जा और सोनभद्र के ओबरा, एटा, जवाहरपुरम, जो ये सब पावर प्लांट है, इनको लेकर के भी यहीं से उनकी शुरुआत की जाएगी। तो एक बड़ी परियोजनाएं जो है यहाँ से कहीं ना कहीं शुरुआत करने की जो है कवायद भी लगाई जा रही है और लगभग तय है। जो यहाँ से लगभग 47,000 करोड़ की जो परियोजनाओं का जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल अवनीश, एक तो परियोजना भी होगी, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री दौरे पर अपनी बातें रखते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरे देशवासियों को संबोधित करते हैं और साथ ही साथ एक कड़ा संदेश भी देते हैं पाकिस्तान को। अब उत्तर प्रदेश की धरती कानपुर से क्या संदेश देंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी कि परियोजनाएं तो जो 47,000 करोड़ की है वो भी होंगी, लेकिन उनके भाषण में कौन सी महत्वपूर्ण बातें होंगी ये भी देखने को जरूर मिलेंगी। और सफल जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसकी सफलता की जो गूंज है वो पूरी दुनिया को सुनाई दे, साथ ही साथ पूरे देश का जो सेना का जो शौर्य का पराक्रम जो सेना ने दिखाया है, उसकी भी गाथा जरूर प्रधानमंत्री जरूर कानपुर की धरती से देते हुए नजर आएंगे। एक सवाल आखिरी और है अवनीश, क्या कोई अभी तक आधिकारिक जानकारी मिल पाई है? क्या शुभम के परिवार से भी, जिनकी पहलगाम में हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की या तो मंच में मौजूदगी होगी या फिर वहां पर जाकर के उनके परिवार वालों से मिल सकते हैं देश के प्रधानमंत्री? देखिए अखंड, एक तो कानपुर में जो है ऑपरेशन सिंदूर की कहीं ना कहीं झलक दिखाने का कार्य भी किया जाएगा। तो पूरा जो कार्यक्रम है उसको ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था और पहलगाम में जिस तरीके से शुभम की हत्या की गई थी और हत्या के बाद में जो है इतना बड़ा जो है मुद्दा एक बन करके तैयार हुआ था और कहीं ना कहीं जो है भारत ने एक बड़ी कार्रवाई भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ भी की थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो है कहीं ना कहीं सामने आई थी। तो एक बड़ा जो है एक जो ऑपरेशन है वो किया गया था। उसी के साथ साथ शुभम, रही बात शुभम के परिवार की, तो मैं लगातार आपको ये चीज बता रहा हूँ कि ये लगभग लगभग तय हो गया है कि शुभम के परिवार से प्रधानमंत्री मोदी जो है मुलाकात जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगभग बातचीत शुभम के परिवार से हुई है, उनका उनकी तरफ से जो भी बयान आ रहा है, अभी फिलहाल जो है पूरी तरीके से वो भी अस्वस्थ बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शुभम के परिवार से मिलने के बाद तो वो मंच पर भी कहीं ना कहीं जो है मौजूद रहने वाले हैं और ऑपरेशन सिंदूर का जो एक भव्य जो है एक जो प्रदर्शनी भी कही जा सकती है, कहीं ना कहीं कानपुर में देखने को मिलेगी। बिल्कुल अवनीश, आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी दी जा रही है कि कहीं ना कहीं एक कंफर्म माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं और ये लगभग लगभग तय है, क्योंकि आपकी खबर है, इस पे मोहर जरूर लगती है। जो भी आपने खबरें आज तक बताई है वो खबर लगभग लगभग सच्ची हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है? आकाश, अनम्यूट कर लीजिए। आकाश, अनम्यूट कीजिए।
पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र में अखंड जी एक खबर सामने आई है, जहां पर पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के रहने वाले एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित की थी। इसको लेकर वहां के चेयरमैन और वहां के जो ठेकेदार के और यहाँ के तहसीलदार के द्वारा लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, और उसको लेकर आज पीड़ित पत्रकार व उसकी पत्नी ने जहर पी लिया है। आनंद फानंद में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अब तो उनकी स्थिति ठीक है। जिस तरीके से लगातार पत्रकारों के साथ इस तरीके की हरकतें होती हैं, पुलिस के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अगर पुलिस ने उसके घर पर दबिश देने गई थी, उसके छोटे छोटे 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, वो लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। जिस तरीके से बात की जाए, पत्रकारों का लगातार शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर योगी सरकार की जो बातें हैं वही फेल होते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने दोनों पति पत्नी ने जहर पी लिया है। उन्हें जिला अस्पताल कराया गया, पर उनकी स्थिति अभी तो हमें सही है। आगे देखने वाली बात वो ये होगी कि जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर से फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से उनके ऊपर रंगदारी लिखवाई जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो पुलिसिया सिस्टम है उसको भी सवाल उठते हैं। प्रशासन भी है, लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं जी। आकाश, मतलब पत्रकार क्या पत्रकारिता करना छोड़ दे, भ्रष्टाचार की खबरें पत्रकार नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? क्या चेयरमैन मालिक है क्या इस देश के? अगर कम से कम जो पत्रकार जो चीजें बता रहे तो आप कम से कम आइए, अपनी बातें रखिए। अगर उसने भ्रष्टाचार के गलत आरोप आप पे लगाए तो आप उसका खंडन कीजिए। अब बताइए कि निराधार सारे आरोप है, पर क्या किसी को प्रताड़ित करना है? किसने अधिकार आपको दिया है कि प्रताड़ित करेंगे आप किसी पत्रकार को, उसकी फैमिली को? अगर कम से कम एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो आपको सामने आके बताना चाहिए कि भाई ये जो मेरे ऊपर आरोप लगे निराधार आरोप है, ये बेबुनियाद आरोप है, ये अलग है। लेकिन आप क्या किसी को इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे कि वो अपना परिवार के साथ जहर खा ले? कल उसकी अगर मौत हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके बच्चे कौन संभालेगा? क्या पत्रकार पत्रकारिता छोड़ देगा, या पत्रकारिता आप सिखाओगे कि कैसे पत्रकारिता की जाती है? यही सिखाने के लिए पत्रकार बने हैं हम लोग, या जो भी लोग हैं। अगर आपको लगता है किसी ने बेबुनियाद कोई आपके खिलाफ खबर चलाई है तो आप जाकर के कोर्ट न्यायालय सबके लिए बना हुआ है, आप जाइए वहां न्यायालय में दीजिए कि हमारे खिलाफ ये खबर गलत चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि किसी को प्रताड़ित कीजिए, आप उसका शोषण कीजिए? आप बात की जाए, पीलीभीत के जो पुलिसिया सिस्टम है बहुत ज्यादा बेकार है। आए दिन पत्रकारों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, रंगदारी के मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं देता है। आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमले भी होते हैं और मुकदमे भी लिखाए जाते हैं। अखंड जी, तो आकाश, इसके पीछे वजह क्या बताते? क्या मुकदमों के लिए आम अभियुक्त की कमी पड़ गई है क्या? अपराधियों की कमी पड़ गई है क्या कि पत्रकारों के खिलाफ ये मुकदमा लिखने के लिए आपको लिखना पड़ रहा है? क्या इतने पत्रकार हो गए कि आपको केवल पत्रकार अपराधी हैं, वो अभियुक्त है वो, कि आप उनके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हो? अपराधियों के खिलाफ मुकदमा लिखने में हाथ कांपने क्यों लगते हैं? पत्रकारों के खिलाफ नहीं कांपते आपके हाथ? चाहे जो लोग भी हो, जो जिम्मेदार हो, उनसे पूछिएगा कि आखिरकार क्या पत्रकार अपराध कर रहा है? अपराधी है वो कि आप उसके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हो? आप जरूर पूछिएगा आला अधिकारी से और बात कीजिएगा कि आखिरकार इस तरीके की स्थितियां पैदा हुई हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जरूर बात कीजिएगा। आकाश, इस तमाम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बस्ती से। बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से चीनी मिल का एक मामला बड़ा सामने आया। अखंड, आपको बता दें कि उस चीनी मिल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 साल के बाद जो बंद पड़ी चीनी मिल थी उसको चालू करवाया था। फिलहाल आपको बता दें कि जो चीनी मिल के जो अधिकारी है, वहाँ के डायरेक्टर की बात की जाए, एक संस्था थी, प्राइवेट संस्था थी जो कानपुर की थी, उस संस्था ने चीनी मिल को उसमें लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं अखंड सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक नहीं दो नहीं अखंड पूरे उत्तर प्रदेश के मैं बात बता दूं कि सबसे बड़ा घोटाला अगर कहीं से आया है तो बस्ती की चीनी मिल से आया है। एक नहीं दो नहीं अखंड, ये 12 करोड़ के घोटाले का मामला है। क्योंकि जब सरकार के जो है जो गन्ना किसान थे उनको जो है प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, गन्ना बोने के लिए, उनके देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए उन्होंने जो है कंपनी को जो है उन्होंने लाया था। जो कंपनी थी, जो किसान थे, जो खेत थे, वो उन लोगों को जो है लीज पे लेती, या गन्ना किसान जो किसानों को बोने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहन देते। लेकिन कहीं ना कहीं जो 12 करोड़ का मामला खड़ गया, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत से, जो अधिकारी वहां के गन्ने के, उनकी मिली भगत से इन लोगों ने क्या किया कि जो 480 किसानों को जो देना था, उन्होंने महज क्या किया कि 116 किसानों में सारी चीजों की कहते हैं ना खाता पूर्ति इन लोगों ने कर दिया, और 12 करोड़ जो है इन लोगों ने ले लिया। फिलहाल आखिर बता दें, ये मामला मीडिया में आया से लगातार उन्होंने जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 3 बार मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीनी मिल में घोटाला हुआ। फिलहाल इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद जो डायरेक्टर
जो भी कर्मचारी हैं उन लोगों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल अब ये सबसे बड़ा सवाल मुझे देखना है, क्या जो 12 करोड़ का मामला है इसकी रिकवरी कब होती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2021 से लेके 2000 लगातार ये मामला चला। उसके बाद मीडिया में भी लगातार ये बातें आती थी, लेकिन अब कौन है अधिकारी किया गया कि इसकी रिकवरी होती है कि नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी अधिकारी जो सस्पेंड हो गए, कुछ हो गए, जो नौकरियां हैं वो समाप्त हो गई, लेकिन अब देखना होगा रिकवरी के लिए मुख्यमंत्री योगी अरे आदित्यनाथ जो निलंबन से अगर जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है, निलंबित अगर कर ही दिया है तो क्या निलंबन से होगा? पैसा वापस आ जाएगा। उन गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो सरकार ने धन प्रोवाइड कराया था उनके विकास के लिए या उनके लिए, उस धन को तो ये लोग खा गए, उसका तो गमन कर लिया। क्या निलंबन करने से वापस आ जाएगा? अगर रिकवरी होगी तो किसके ऊपर? बहुत सारी रिकवरियों के केस पड़े, किससे रिकवरी होती है? ऐसे कई मामले हैं अदालत में पेंडिंग चल रहे हैं जो रिकवरी के आदेशों के लिए हैं, लेकिन क्या रिकवरी हो पाई असल में? कि केवल और केवल एक कानूनी प्रक्रिया है कि रिकवरी के लिए हमने आदेशित कर दिया और चल रहा है? निलंबन की कार्रवाई हुई है, जरूर है, जो भी दोषी है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा नेक्सस होता है और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तो लोग शामिल होते हैं, तो सबसे रिकवरी कर पाना, क्योंकि बहुत सा होता है ना कि किसी को भी बलि का बकरा बना दिया निचले स्तर के कर्मचारी को, सब सारा का सारा चीज भैया ये तो थे, इन्हीं की वजह से हुआ सारा का सारा घटनाक्रम। तो निलंबन के साथ साथ रिकवरी का जो आदेश है वो एक जिम्मेदारी पहले तय की जाए कि किसकी जिम्मेदारी की वजह से हुआ है, तब रिकवरी अगर के लिए बात की जाएगी तो समझ में भी आता है। वैसे तो बहुत सारे रिकवरी के आप भी जितेंद्र देखते होंगे कि बहुत सारे आदेश रिकवरी के हुए हैं, और कितनी रिकवरी हुई है अगर देखा जाए तो शायद रिकवरी के मामले में शून्यता हुई होगी, शायद ही रिकवरी कुछ हो पाई होगी। कुर्की होती है, रखा रहता है, फिर न्यायालय से कहीं ना कहीं जब अपराधियों को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिल जाती है तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी हैं तो कुछ ना कुछ बता करके अपना बता ही लेते हैं कि भाई हमसे ये चूक नहीं हुई है, फलाना की वजह से चूक हुई थी। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। अब देखने वाली बात होगी कि रिकवरी का जो आदेश आता है वो किसके खिलाफ आता है, जिम्मेदारी तय होती, किसकी जिम्मेदारी तय होती, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? क्या केवल कुछ ही लोग होंगे जो 12 करोड़ का जिन्होंने गबन किया होगा, या उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे? तो क्या सबको मिल पाएगी सजा? बिल्कुल बिल्कुल उसमें अगर बात की जाए तो निचले अधिकारी से लेके ऊंचे स्तर तक जो बैठे हुए अधिकारी है उन सबका उसमें नाम है, क्योंकि अकाउंटेंट का भी उसमें नाम है, डायरेक्टर का भी नाम है, चीनी मिल के जो है और भी तमाम अधिकारी हैं, उनका नाम है। फिलहाल कई लोग उसमें सम्मिलित है। अगर एक दो लोगों की बात की जाए तो एक दो लोगों के कहने की वजह से या एक दो लोगों की बस की बात नहीं थी अखंड, क्योंकि अकाउंटेंट उसमें मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है कि कई लोगों के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि 12 करोड़ का जो मामला है कहीं ना कहीं किसानों का पैसा है, किसानों को लिए दिया जाना था। लेकिन वाकई में ये कहते हैं ना कि देश का सिस्टम है कि जो कर्मचारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जो है किसानों की जगह लोग अपनी जेब में उस पैसे को लेके जाते हैं। मुख्यमंत्री ने तो 27 साल के बाद उस चीनी मिल को चालू तो कराया, लेकिन चालू कराने से पहले मुख्यमंत्री जी को एक सौगात दे दिया उनके ही कर्मचारी लोगों ने। वो चीनी मिल का भंटाधार हो जाता है, इससे बड़ा बढ़िया उदाहरण शायद हो नहीं सकता। जो हमारे प्रदेश में चीनी मिलों का जो हाल है वो क्यों ऐसा है, शायद इससे बढ़िया ताजा उदाहरण नहीं हो सकता कि सरकार जो फंड आपको उपलब्ध कराती है उस फंड का इस्तेमाल कहाँ होता है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक सवाल है जितेंद्र, कितने लोग का निलंबन किया गया इस पूरे मामले में? जो जानकारी नहीं है इसमें जो है 3 लोगों को अभी जो निलंबित कर दिया गया हुआ फिलहाल, और बाकी जो लोग हैं उन लोगों की भी इसलिए जांच बैठाई गई है। बाकी रिकवरी के बारे में अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्या जो पैसा है क्या वो रिकवर होता है कि नहीं, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो 3 लोग हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल की गई है अखंड। तो एक बात साफ है इसमें एक चीज अखंड कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस बात को संज्ञान लिया है, और ये कह सकते हैं कि उनकी मॉनिटरिंग और उनके संज्ञान की वजह से जो ये कार्रवाई है ये हुई है अखंड। बिल्कुल, देखिए लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं सीएम योगी और अधिकारियों पर नकेल भी कसते हैं। यहाँ तक कि जिस तरीके से आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के ऊपर ही जांचों का सिलसिला जारी है और लगातार उनके ऊपर तलवार लटक रही है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही संभव है कि बड़े से बड़ा अधिकारी हो, छोटे से छोटा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अगर उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो। लेकिन ये अधिकारी कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल देते हैं, नए नए तरीके निकाल देते हैं। आपको यकीन मानिए, अगर आम लोगों से सुना जाएगा और अगर लोगों की बात सुनी जाएगी तो समझ में आता है। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार और भी ज्यादा पहले से बढ़ चुका है। पहले जो भ्रष्टाचार कम पैसे में हो जाता था, अब अधिकारी इतनी मनमानी कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार की जो फीस है, जिसको सुविधा शुल्क कहा जाता है, वो सुविधा शुल्क अब बहुत बढ़ चुका है। बहुत सुविधा शुल्क के बाद वो कार्य होते हैं, तो इसलिए लोग परेशान भी हैं इन अधिकारियों से। लेकिन अब जरूरत है कि ऐसे अधिकारी को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तभी आम जनता को कुछ राहत मिलेगी। बताइए। बिल्कुल अखंड, इसमें एक चीज और बता दें आपसे कि जो पूर्व क्या के जो वहाँ के चार्टेड अकाउंटेंट थे रवि प्रकाश, और वर्तमान में जो वहाँ पे अभी रुपेश लाल मल्लन है, जो उनको भी एक पत्र जारी हुआ है कि इसमें अब उनको एक नोटिस भी दी गई है कि लगातार की प्रबंधक के खिलाफ किस तरीके से वो लोग जो है रिकवरी के लिए या जो है कोई प्लानिंग करते हैं, या फिर जो
और भी इसमें संबंधित जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनको किस तरीके से, क्योंकि जो कानपुर की जो ये एक प्राइवेट एजेंसी कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी कानपुर की है, जिनको ये सौंपा गया था जिम्मा कि आप इस जो चीनी मिल है, ये उनको दिया गया था कि चीनी मिल की जो भरपाई है, वहाँ के जो किसान है उनको पैसा देना और चीनी मिल को फिर से शुरू करना है। लेकिन कहीं ना कहीं उस कंपनी की मिली भगत से ही सरकार से तो पैसा आ गया, वहां से अनुदान तो मिल गया, लेकिन वो अनुदान चीनी मिल चालू होने से पहले ही आपस में बांट लिया गया था। दिक्कत यही है ना कि सबसे बड़ी समस्या है किस किस पर नजर बना के रखेगी सरकार, और जो सरकार के जो मुखिया हैं वो चाह कर भी जो सारी चीजें जनता को सहूलियत मिले, सुविधा मिले, उसका काम हो, लेकिन ये जो बीच के जो बिचौलिए हैं जिनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी है कि जनता तक पहुंचाया जाए, वही खा जा रहे हैं सारी की सारी चीजें। ना जाने बहुत बड़ा पेट हो चुका है, भर नहीं पा रहा है, या फिर चाहते क्या है कि सारा का सारा धन वो अपने लिए समेट लेना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए समेट लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या बनी कि इन्हीं के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, और ये जो कंधे हैं ये केवल अपनी तरफ झुके हैं, जनता की तरफ इनका कोई भी झुकाव नहीं है। अधिकारियों से पूछिएगा कि आखिरकार जितेंद्र, ये जो रिकवरी का है, ये आदेश केवल ये खाना पूर्ति होगी या सच में कुछ रिकवरी होगी भी नहीं होगी, होगी भी या नहीं? ऐसा ना हो कि कार्रवाई के चक्कर में जो बेचारे मासूम लोग हो, जिसकी कोई बहुत बड़ी गलती ना हो, वो फंस जाए। सच में कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो बने कहीं ना कहीं, कि देखने को मिले जो जिम्मेदार हो, जिनकी वजह से बहुत बड़ी चूक हुई है, एक बहुत बड़ा गबन हुआ है, वही लोग सलाखों के पीछे पहुंचे, या उनसे ही रिकवरी का आदेश हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी मछली होती है उसको फंसा दिया जाता है, बाकी सारे लोग बच के निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। लगातार ऑपरेशन पे जो लंगड़ा है उस यूपी पुलिस का वो चालू है, और कल भी इसी तरीके की घटना, जिसने आलमबाग में एक जो बस के कंडक्टर थे उसके साथ लूटपाट की घटना को व्यक्ति ने अंजाम दिया था, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है, उसका एक साथी फरार हो गया है। तो लगातार अभियुक्तों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, और यूपी पुलिस तो साफ तौर पर कह रही है कि अगर अपराध करोगे तो पुलिस की गोली तुम्हारे पैरों में लगेगी ही लगेगी, ये तय है। क्योंकि लगातार कोई भी मामले हो, अगर अभी इससे पहले एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी एक अपराधी ने, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था महज 24 घंटे के अंदर ही। और ऐसे कई मामले हैं, लेकिन जो अपराधियों के खिलाफ जो संगीन आरोप में हो, या फिर छोटे से बैंक डकैती का मामला हो, स्नैचिंग का मामला हो, किसी भी मामले की बात की जाए तो हर छोटे से बड़े अपराधी के खिलाफ इस वक्त मुहिम चला रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। और ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा बदस्तूर जारी है। कहीं भी हो, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से खबरें जरूर आती हैं एनकाउंटर्स की, और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से अपराधियों पर और अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार जो ऑपरेशन लंगड़ा है यूपी पुलिस का जारी है। विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े करता रहता है कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में एक एसटीएफ के अधिकारी की मौत हो गई थी, और अभी गाजियाबाद में एक सिपाही की मौत हो गई थी इन्हीं अपराधियों के द्वारा एनकाउंटर। लेकिन ये विपक्ष को भी समझना चाहिए कि अपराधी अपने साथ, उसके हौसले अपराध के लिए बुलंद होते हैं, वो किसी की भी हत्या कर देता है, वो चाहे लूट के डकैती के इरादे से जाए या किसी भी चीज की वजह से जाए, तो पुलिस भी के हाथ भी फ्री हैंड होने चाहिए ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए। और यूपी पुलिस इस पर आगे चल रही है, जीरो टॉलरेंस और अपराध को अपराध बर्दाश्त ना करने को लेकर के जो यूपी के जो डीजीपी हैं, मुखिया हैं, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये भी होगी कि वो अब रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह कौन लेता है, सेवा विस्तार मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल 31 मई को ये तय हो जाएगा कि कौन यूपी का अगला डीजीपी होगा। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।